नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मामला क्या है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस के हवाले से क्या बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, पिछले 24 घंटे के दौरान हुकूमती ऐवानों में क्या कुछ होता रहा, इस दौरान कौन सी अहम और हसास फाइल सामने आई है, इस फाइल के 3 बुनियादी नुकात क्या हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने किस नौयत के 2 बड़े फैसले किए हैं, इन फैसलों से पहले वज़ीर आज़म को किस तरह की तशवीशनाक इत्तलात मिली थी, इन इत्तलात पर जो फैसला किया गया उसकी 5 बुनियादी वजूहात क्या थीं और अपोजिशन किस किस्म का जवाबी वार प्लान कर रही है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बरतरफी का मामला क्या है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से क्या अहम और बड़ी पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले आपको एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं और इस ताज़ा खबर में पहली बार ऐसे इंकशाफात किए गए हैं जो ख़तरे की एक बड़ी घंटी बजा रहे हैं और पहली मर्तबा इन इंकशाफात की तस्दीक भी की गई है और इस हवाले से अब बाकायदा एक डॉक्यूमेंट्री प्रूफ भी जारी किया गया है और एक वीडियो भी रिलीज़ की गई है। और ये जो वीडियो है ये एक ऐसे वक्त में सामने आई है जब अफ़गान तालिबान के तर्जमान ने दुनिया को एक आप कह सकते हैं कि धमकी नुमा वार्निंग दी और इस वार्निंग में ये कहा गया कि अगर अफ़गान हुकूमत को तस्लीम ना किया गया, यानी अफ़गान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ना किया गया तो इसके नताइज दुनिया के लिए बहुत संगीन हो सकते हैं। और ये पहली आप कह सकते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से पहली मर्तबा इतनी सख्त ज़ुबान इस्तेमाल की गई जब से वो इक़्तिदार में आए हैं। अब उसके बाद 2-3 बड़े पुरस्कार वाक़यात हुए और ये जो वाक़यात हुए हैं ये हुए हैं जलालाबाद में और वहाँ एक के बाद एक कई धमाके हुए हैं और इन धमाकों में बहुत ही पुरस्कार तरीके से तालिबान की जो फोर्सेस हैं उनको निशाना बनाया गया है, यानी तालिबान के जो मुजाहिदीन हैं उनको नहीं बल्कि अब जो तालिबान की नई आर्मी बनाई गई है उस आर्मी को निशाना बनाया गया है और ये भी तस्दीक की गई है कि तालिबान की इस आर्मी को भारी जानी नुकसान भी उठाना पड़ा है। अब इन हमलों की बाकायदा वीडियो भी रिलीज़ की गई है, तालिबान की जानिब से इन हमलों की तस्दीक भी की गई है, जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि तालिबान के ख़िलाफ़ पहली ये बड़ी मज़ामत की पहली कड़ी साबित हो सकती है। दूसरी जानिब पंजशेर से भी एक बहुत ख़तरनाक खबर आई है और ये जो वादी है ये काबुल से कोई 150 किलोमीटर के फासले पर है। तालिबान ने इस वैली को फतह कर लिया था लेकिन अब इस पूरी सूरत हाल में भी एक नया और ड्रामाई मोड़ आया है और वो मोड़ ये है कि अमरुल्लाह सालेह जिसके मुतल्लिक पहले ये इतलात आई थी कि वो पंजशेर से फ़रार हो गया है और इसी तरह अहमद मसूद यानी जो मज़ामती इत्तेहाद था उसका जो सरबराह था वो भी यहाँ से फ़रार होकर किसी नामालूम मकाम पर रोपोश था। अब उसके मुतल्लिक ये पता चला है कि अहमद मसूद ने वाशिंगटन के अंदर कुछ तंजीमों के ज़रिए वाइट हाउस तक रसाई हासिल की है और बाइडन की इंतज़ामिया से ये कहा है कि उसके पास 3 बड़े जो जंगजू ग्रुप हैं उनकी जो मलेशियाज़ हैं उनकी हमायत इसको हासिल है। अगर अमेरिका तालिबान पर फ़िज़ाई हमलों के ज़रिए मज़ामती इत्तेहाद की मदद करे तो फिर हम ना सिर्फ तालिबान को पंजशेर से निकाल सकते हैं बल्कि तालिबान को इतना मजबूर कर सकते हैं कि अफ़गानिस्तान में सिर्फ तालिबान की नहीं बल्कि एक कसीरुल कौमी हुकूमत बने, यानी वो हुकूमत जिसकी डिमांड की जा रही है अमेरिका की जानिब से
और यूरोपीय ममालिक की जानिब से। तो एक तरह से अमरीकी हुकाम खुद भी इन खबरों की तस्दीक कर रहे हैं और इन खबरों को लीक कर रहे हैं ताकि अफ़गान तालिबान पर दबाव बढ़ाया जाए कि अगर आपने कसीरुल कौमी हुकूमत ना बनाई तो फिर हम ये जो मज़ामती इत्तेहाद है इसकी मदद भी कर सकते हैं और अफ़गान तालिबान पर दोबारा से ड्रोन हमले और फ़ज़ाई हमले भी कर सकते हैं। और इसकी वजह यह है कि अमेरिका ये चाहता है कि अफ़गान तालिबान एक तो कसीरुल कौमी हुकूमत बनाए, दूसरा वो कोई सख्त किस्म की पॉलिसीज़ का निफाज ना करें अफ़गानिस्तान के अंदर। बहरहाल अब वापस आते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इशू पर और इस मामले पर कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के हवाले से क्या बड़ी और अहम पेशरफ्त हुई है। सबसे पहले तो आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पूरी सूरत हाल में जो ख़त लिखा था इस हवाले से अब किस किस्म की डेवलपमेंट हुई है। अब इस वक्त इलेक्शन कमीशन के 2 अरकान ऐसे हैं जिनकी तकर्री पेंडिंग थी। इनकी जो मुद्दत मुलाजमत थी वो जुलाई में पूरी हो गई थी और उसके बाद इनकी तकर्री जो है वो एक तरह से इल्तवा में चली गई थी। अब आइन के मुताबिक ये ज़रूरी है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसको अपोजिशन लीडर के साथ मशावरत करनी पड़ती है। इसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है कि एक बामानी मशावरत करना पड़ती है ताकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अगर तकर्री हो या इलेक्शन कमीशन के अरकान की तकर्री हो। तो अब इस पूरी सूरत हाल में ज़ाहिर है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ के साथ बराह रास्त बैठ कर तो मशावरत नहीं करनी थी, क्योंकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ये कहते हैं कि शहबाज शरीफ पर अरबों रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम है, जो कि अदालतों में भी इस किस्म के इल्ज़ामात उनके ऊपर साबित हुए हैं। इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने बराह रास्त मशावरत के बजाय एक ख़त लिखा और इलेक्शन कमीशन के ये जो 2 अरकान की तकर्री पेंडिंग थी इस हवाले से कुछ नाम तजवीज़ किए। लेकिन शहबाज शरीफ ने अब इन 2 अरकान के मामले पर भी एक नई गेम डाल दी है और वो गेम ये है कि वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से जो नाम भेजे गए थे इलेक्शन कमीशन के इन 2 नए अरकान की तकर्री के लिए वो तमाम नाम शहबाज शरीफ ने मुस्तरद कर दिए, उसकी कोई वजह भी नहीं बताई और अपनी तरफ से 6 नए नाम भिजवा दिए हैं। और इन 6 नामों में इरफान कादिर समेत ऐसे नाम शामिल हैं जिनके मुतल्लिक पहले ही एक मजबूत तासुर मौजूद है कि ये जो लोग हैं ये हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं। तो इस तरह शहबाज शरीफ की ये कोशिश है कि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जिसके मुतल्लिक पहले ये तासुर है कि वो इस वक्त अपोजिशन की एक पार्टी बनकर हुकूमत की मुखालफत कर रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की मुखालफत कर रहा है, उसके अंदर 2 मज़ीद अरकान ऐसे इंडक्ट कर दिए जाएँ ताकि पूरा इलेक्शन कमीशन मिलकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को टफ टाइम दे। और यही जो इलेक्शन कमीशन है इसने अपोजिशन के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात जो हुकूमत करना चाहती थी उनको रोकने की भी कोशिश की। फिर यही इलेक्शन कमीशन था जिसने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के मामले पर भी हुकूमती मौक़िफ़ की सख्त मुखालफत की। अब इस पूरी सूरत हाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के मुतल्लिक किस नौइयत के फ़ैसले हुए वो आपको बताते हैं। और ये जो फ़ैसले हैं एक ऐसी सूरत हाल में हुए जब फवाद चौधरी और आज़म सवाती इन दोनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी नोटिस लिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने और बाद में इनको नोटिस जारी कर दिए कि आप हमें सबूत दें कि जो आपने हम पर इल्ज़ामात लगाए हैं। हालांकि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की हदायत पर हुई थी, तो आप ये कह सकते हैं कि जानबूझकर इनको नोटिस देकर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई। हालांकि इससे पहले जो फैसल वाउडा वाली सीट थी, जब इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ था और इलेक्शन कमीशन ने मुस्लिम लीग नून की दरख्वास्त पर वहाँ पे रीकाउंटिंग का हुक्म दिया था, तो उस वक्त पीपल्स पार्टी ने बड़ी तनकीद का निशाना बनाया था इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन कमीशन मुस्लिम लीग नून के साथ मिल गया है और यहाँ पर रीकाउंटिंग क्यों करवाई जा रही है। लेकिन पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा को नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। ख्वाजा साद रफ़ीक ने हाल ही में इलेक्शन कमीशन पर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद किए थे और ये कहा था कि कैंट बोर्ड के अंदर इलेक्शन के हवाले से
जो इलेक्शन कमीशन का किरदार है वो कोई सही नहीं है और इलेक्शन कमीशन धांधली का आलाकार बन रहा है। लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक को भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस नहीं दिए, लेकिन तहरीक इंसाफ के इन दो रहनुमाओं के जो बयानात थे ये इलेक्शन कमीशन की जो एक बड़ी नाजुक सी तबीयत है उसके ऊपर बड़े गिरां गुजरे, जिसके बाद ये तासुर देने की भी कोशिश की गई कि इन दोनों अरकान को यानी इन दोनों हुकूमती वज़रा को इलेक्शन कमीशन के पास ये अख्तियार भी है कि उनको नाअहल भी कर सकता है। अब इस पूरी सूरत हाल में एक नया और ताज़ा तरीन इजलास हुआ है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के हवाले से, क्योंकि लग ऐसा रहा था कि इलेक्शन कमीशन अब सिर्फ पार्लियामेंट के ऊपर अपनी बालादस्ती नहीं चाहता बल्कि उसने नादरा के ऊपर भी चढ़ाई की और नादरा को भी एक ऐसा ख़त लिखा जिसके अंदर इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए गए जिससे ये लगता था कि नादरा कोई इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल कोई मातहत इदारा है और उसकी कोई अपनी एक इदारती जो है वो कुछ साख नहीं है या उसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। तो इस पूरी सूरत हाल में जो हुकूमती इजलास हुआ उसमें 2-3 बड़े अहम फैसले हुए। एक तो पहले ये डिस्कस हुआ कि ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान मौजूद हैं अगर ये मौजूद रहते हैं, यानी हमने तो इनसे इस्तीफ़ा मांगा, 1 मरतबा नहीं मांगा, 2 मरतबा नहीं मांगा, 3 मरतबा मांगा, लेकिन उसके बावजूद अखलाकी तौर पर तो इनको मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए था। लेकिन अगर ये मुस्ताफ़ी नहीं हुए और ये मौजूद रहते हैं तो फिर तो ये जो समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक मिलना चाहिए और मेरिट पर मिलना चाहिए, क्योंकि ये समंदर पार पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान की मईशत चला रहे हैं। ये जो डॉलर्स भेजते हैं, ये जो पाउंड्स भेजते हैं, ये जो रियाल भेजते हैं, ये जो दिरहम भेजते हैं, इनसे पाकिस्तान की मईशत चलती है। अगर ये 1 महीना भी ये ज़र मुबादला पाकिस्तान में ना आए तो पाकिस्तान की मईशत की कमर टूट जाए। लेकिन अपोजिशन और इलेक्शन कमीशन जो है वो इन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोटिंग का हक देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस इजलास में ये डिस्कस किया गया कि अगर ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर मौजूद रहे तो फिर तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को जो वोट देने का हक है वो भी नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के ज़रिए एक शफाफियत लाना चाहती है हुकूमत, ताकि कोई भी धांधली का राग ना लापे, ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों वाला ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा कि इनके ज़रिए कोई इलेक्शन करवाए जाएँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन इस वक्त हुकूमत की बात सुनने के लिए ही तैयार नहीं है। जब वो ये कहते हैं कि आप अपने टेक्निकल एक्सपर्ट्स को लेके आएँ और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों का जायज़ा लें, एक टेक्निकल जायज़ा लें, तो इलेक्शन कमीशन इस पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं। और इसी तरह जो इंतखाबी इस्लाहात लेके आना चाहती है हुकूमत, उनको भी इलेक्शन कमीशन अपोजिशन के साथ मिलकर रोकना चाहता है। और एक पार्टी फंडिंग केस जो वैसे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का भी एक बहुत अरसे से ज़ेरे इल्तवा है, लेकिन तहरीक इंसाफ के पार्टी फंडिंग केस के हवाले से भी अब खदशात बढ़ रहे हैं कि जिस तरह का एक मुतस्सब रवैया है इलेक्शन कमीशन का, तो इस मामले में भी कोई तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ यकतरफा एक तासुब पर मबनी फ़ैसला ना आ जाए। अब इस पूरी सूरत हाल में ये जो अब ताज़ा तरीन इजलास हुआ है, इसमें ज़राए का ये कहना है कि अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए और इलेक्शन कमीशन के अरकान को हटाने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का जो ऑप्शन है उस पर बड़ी संजीदगी से ना सिर्फ गौर किया गया बल्कि एक इब्तदाई मुसवदे पर बातचीत भी शुरू हो गई है। यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन के अरकान को कोई प्राइम मिनिस्टर के डायरेक्टिव्स पर बराह रास्त नहीं हटाया जा सकता, किसी सदारती ऑर्डर के ज़रिए नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि ये एक आईनी इदारा है। इनको हटाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर एक रेफरेंस लेकर जाएं। तो इस हवाले से ये जो अब ताज़ा तरीन इजलास हुआ है उसमें एक इब्तदाई मुसवदे के नुकात भी तैयार कर लिए गए हैं और ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट देखा जाएगा कि अगर इलेक्शन कमीशन ने अपना रवैया ना बदला और चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिस तरह से अपोजिशन के साथ मिलकर इंतखाबी इस्लाहात का रास्ता भी रोक रहे हैं और बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि वो अपोजिशन की कोई पार्टी बने हुए हैं, तो अगर ये इलेक्शन कमीशन का रवैया तब्दील ना हुआ तो ये जो रेफरेंस है इसको हतमी शक्ल देकर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर कर दिया जाएगा। और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर करने के लिए जो वज़ीर कानून है उनसे कहा गया है कि ये जो पूरा रेफरेंस है इसके कानूनी नुकात को हतमी शक्ल दी जाए, ताकि जिस वक्त हुकूमत को लगे
कि ये जो एक मुतस्सब रवैया है इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कायम भी है और इसको आगे लेकर चलना भी चाहता है, तो उस वक्त ये रेफरेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दायर किया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये साबित किया जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं इनका कंडक्ट बदनीति पर मबनी है और वहाँ से इन्हें बरतरफ करवाया जाए। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।